हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। बच्चों, हम लोगों की अब मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली, है ना। तो फिजिक्स में आप लोग का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ मोशन। बट अभी हम मोशन नहीं स्टार्ट करेंगे बिकॉज मोशन पढ़ने से पहले आपको फिजिक्स का फंडामेंटल आना चाहिए। तो पहले वो मेज़रमेंट आपको पढ़ना ज़रूरी है, और मेज़रमेंट पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था बट लेकिन अब नहीं है, उसको काट दिया गया, आई डोंट नो व्हाई। बट उसे पढ़े बिना आप फिजिक्स समझ नहीं सकते हैं, इसलिए हम सबसे पहले मेज़रमेंट पढ़ेंगे। आज एक लेक्चर में हम उसे एक दो लेक्चर में ख़त्म कर रहे हैं, और इसके बाद फिर हम लोग फिर नेक्स्ट जो चैप्टर जो लेक्चर होंगे उसमें फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग मेज़रमेंट स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, फटाफट शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, इसके बाद वीडियो देखो, ठीक है। और मैथ थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है बिकॉज उसमें कोई एग्जांपल्स वगैरह नहीं होते, बट फिजिक्स इज़ नॉट लाइक दैट, है ना। तो फिजिक्स में हम लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, मज़े के साथ पढ़ेंगे। और देखो यार, फिजिक्स अगर हमसे समझ में नहीं आई तो फिर समझ में नहीं आएगी, इतना ध्यान रखना। तो ठीक है, मन लगा के पढ़ो, अच्छे से समझो। जब ना समझ में आए तो कमेंट में जो मन हो वो लिख देना, मुझे स्वीकार है, ठीक है। लेकिन एक बार अच्छे से बस समझने का प्रयास करो, इसके बाद जिसको भी फिजिक्स टफ लगती हो, ठीक है, इसके बाद अगर आपको टफ लगे तो मेरे से कांटेक्ट करना फिर, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट का हिंदी में मीनिंग क्या है? सबसे पहले इसका नाम बड़ा प्यारा है, मेजरमेंट। तो बड़ा मेजरमेंट को हिंदी में कहते हैं मापन। क्या कहते हैं? मापन। तो जैसे कि आप लोग सब लोग बचपन से मेजरमेंट करते चले आए हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। हम बाजार जाते हैं तो आलू लेते हैं तो मेजरमेंट होता है, दूध वाला आगे दूध देता है तो मेजरमेंट होता है। ऐसा तो नहीं होता दूध वाला आया पीपा पलटाया और ये लो, ऐसा नहीं होता। वो आता है, लीटर अपना निकालता है और उसे मेजरमेंट करके आपको देता है। या आप मार्केट में जाते हैं तो उसके पास वेइंग बार होता है, तो उसमें वेइंग बार्स रखता है तराजू में, और इसके बाद तराजू को फिजिकल बैलेंस कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, है ना। तो उसमें वेइंग बार्स रखता है और इसके बाद उसको कंपेयर करता है उसके साथ, फिर आपको दे देता है, ठीक है। तो अगर हम समझें नॉर्मल फिजिक्स के टर्म्स में कि आखिर मेजरमेंट है क्या, तो क्या कभी किसी ने सोचा कि आखिर मेजरमेंट क्या है? तो देखो, हम बात करते हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट देखो क्या होता है, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसकी यूनिट के साथ जो मेजरमेंट कंपैरिजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। जैसे अगर आप आलू लेने गए थे तो आलू जो है तो उसमें फिजिकल क्वांटिटी कौन सी इन्वॉल्व है? तो बेटा आलू में फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है हमारी क्या? मास। एक्चुअली आप आलू का मास ही तो आपको कैलकुलेट करना है। आप देखते हो 1 kg आलू है कि 2 kg आलू है, तो अब ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी। और मास की जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम है। तो इसलिए आप जब वहाँ पर जाते हो तो वो आपके जो आलू हैं तो आलू को किलोग्राम का जो बाट होता है, वेइंग बार होता है, उससे कंपेयर करता है। वो देखता है कि ये जो आपका आलू है, ये जैसे आपको 2 किलो आलू लेना है तो वो क्या करता है? 1 किलोग्राम का 2 टाइम्स देता है, एक बार 1 किलो फिर एक बार 1 किलो। मान लो 2 kg का बाट है तो डायरेक्टली रख सकता है, लेकिन नॉर्मल बेसिक टर्म्स में समझें तो 1 किलो फिर 1 किलो, यानी कि वो 1 किलोग्राम का डबल टाइम्स देगा तो आपको 2 किलो दे देगा, किलोग्राम का 5 टाइम्स देगा तो 5 बार दे देगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? मेजरमेंट आपने कैसे किया? आपने मास कैलकुलेट करना था आपको, तो मास की जो यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम, तो आपने किलोग्राम जो यूनिट है उससे आपने अपने सब्सटेंस को कंपेयर किया और जितना भी हुआ आपका मेजरमेंट आपका हो गया। 5 kg, 2 kg, 10 kg। या आप कहीं कपड़ा लेने जाते हैं या रस्सी लेने जाते हैं, आप अपने लिए पैंट बनवाते हैं। जब स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल ओपन हो रहे हैं तो सबके पैंट टाइट हो गए हैं तो सबको नए पैंट बनवाने हैं ना, तो सब लोग गए होंगे लेने, तो सबने लिया होगा 1, 10, 1, 20, यही एवरेज है। तो 1 मीटर 1, 10 का मतलब 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, या 1, 20 का मतलब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो वहाँ पर आप कैसे कपड़ा देता है? वो क्या करता है? उसके पास एक डेस्क होती है, डेस्क में 2 मार्क बना के रखता है वो, या फिर एक स्केल रखता है, उससे मेजर करते हैं। तो थान ओपन करता है, ऐसे किया इतना हो गया, ऐसे किया इतना, बोला हटाइए हो गया आपका। तो उसने किया क्या? उसने लेंथ मेजर करनी थी। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी इन्वॉल्व है? लेंथ इन्वॉल्व है। तो अब लेंथ की यूनिट क्या है? लेंथ की यूनिट है मीटर, ठीक है। तो उसने क्या किया? मीटर से कंपैरिजन किया कि जैसे आपको 2 मीटर कपड़ा लेना था तो उसने क्या किया? मीटर को 2 मीटर की जो भी लेंथ वहाँ पे मार्क थी तो उससे उसने 2 बार किया, यानी कि मीटर का डबल टाइम्स हो गया, यानी 2 गुना हो गया, यानी कि 2 मीटर हो गया। और आपसे बोला भैया 2 मीटर आपका कपड़ा हो गया, आपने पेमेंट किया और निकल आया आप, ठीक है। तो ये कहलाता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो जब भी कभी मेज़रमेंट करते हैं किसी चीज़ का, तो मेज़रमेंट में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है यूनिट। तो मैग्नीट्यूड को समझ लेते हैं पहले। तो मैग्नीट्यूड देखो क्या होता है, किसी भी मेज़रमेंट को जब आप करते हैं तो जब उसका रिजल्ट बताते हैं तो उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उसका मेज़रमेंट कहलाती है। जैसे आपने 3 लीटर दूध लिया तो 3 लीटर में 3 क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया, और लीटर जो हो गई वो उसकी यूनिट हो गई। आपकी एज जो है वो 15 ईयर्स है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि 15 जो हुआ दैट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड द ईयर्स इज़ योर यूनिट। या 15 मंथ के हैं तो मंथ इज़ यूनिट, ऐसा तो हो नहीं सकता, खैर मंथ के तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी तो मैग्नीट्यूड समझ में आया। जो कभी भी आप मेजरमेंट जब करते हैं तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो नंबर जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू उसे बोलते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और उसके साथ में जो यूनिट होती है वो कहलाती है उसकी यूनिट। आई बात समझ में? अब ये हुआ, ये तो हो गया यूनिट की मतलब मेजरमेंट की, कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब दो चीज़ें आती हैं, मैंने यहाँ पर दो चीज़ों की बात की, एक बात की मैंने यूनिट की और एक बात की फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, तो देखो बेटा फिजिकल क्वांटिटी, तो देखो यूनिवर्स में 7 फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं, बाकी सारी उसकी डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर जैसे मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ से नीचे कुछ नहीं है, लेंथ इज़ द प्रॉपर मतलब इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मैं मास की बात करता हूं तो मास के नीचे कुछ नहीं होता, मास किसी से नहीं आया, मास की अपनी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो मास जो हो गया वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लेकिन मान लीजिए आपने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, तो एक्सेलरेशन आपने देखा होगा, तो एक्सेलरेशन आता कहाँ है, वेलोसिटी से। वेलोसिटी कहाँ से आती है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से। ठीक है, डिस्टेंस कहीं से नहीं आती, डिस्टेंस फिजिकल है पर अपना प्रॉपर उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो हो गई, मतलब टेक्निकली बोले तो लेंथ अगर हम उसे बोल सकते हैं, तो लेंथ हमारी हो गई फंडामेंटल। बाकी उसके बाद जो आई वो सब डिपेंडेंट है। तो इसलिए खाली 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं यूनिवर्स में जो इंडिपेंडेंट हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। हम आगे आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लिखाएंगे भी, तो अभी हम आगे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे मास हो गई, लेंथ हो गई, करंट हो गई, ये सारी चीज़ें जो आती हैं हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती हैं, और बाकी फिर इनके ऊपर डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ओके, ठीक है। और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो इनकी जो यूनिट्स होती हैं तो इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि आखिर यूनिट आई कहाँ से, यूनिट आई कहाँ से। तो देखिए यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो यूनिट हमने देखो मेजरमेंट कोई भगवान ने बना के नहीं दिया है, मेजरमेंट सिस्टम हमने क्रिएट किया। अगर मान लीजिए कल को मान लो कोई प्लेनेट पे हम लाइफ ढूंढ लेते हैं और वहाँ पे एक इंटेलिजेंट लाइफ हमको मिल जाती है, मतलब वहाँ पे भी उनका पूरा सिविलाइजेशन है, तो अगर वहाँ पे भी मेज़रमेंट चल रहे होंगे, ये पक्की बात है। लेकिन अगर आप बोलें कि यहाँ मीटर है तो वहाँ पे भी आपको यही मेज़रमेंट मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उनका अपना अलग मेज़रमेंट सिस्टम होगा, हमारा अपना अलग मेज़रमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो इसलिए ये हमने खुद डेवलप किया है। तो मेज़रमेंट सिस्टम कैसे है, जैसे आपने पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा, तो बार्टर सिस्टम में क्या था, सामान के बदले सामान मिला करता था, तो वहाँ पर बड़ी समस्या आती थी। अब उन्होंने बोल दिया कि हमारी 2 मुर्गी है, अब 2 मुर्गी के बदले में किसी को टमाटर चाहिए, तो कोई इतना टमाटर दे रहा, कोई इतना टमाटर दे रहा, कोई इतना टमाटर दे रहा, कोई छोटा टमाटर दे रहा, कोई बड़ा टमाटर दे रहा। तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम था कि यार कैसे फिक्स हो सके ये चीज़ें। तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हमने मेज़रमेंट सिस्टम का स्टार्टिंग किया और यूनिट्स डिसाइड की। ठीक है, तो यूनिट्स ये आई कहाँ से, तो यूनिट्स को हमने प्रॉपरली डिफाइन किया है। और किलोग्राम ऐसे ही नहीं डिसाइड कर लिया, किलोग्राम की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तो जैसे हम किलोग्राम की बात करें तो यूनिट की जो मतलब मास की जो फंडामेंटल यूनिट है वो किलोग्राम है। तो किलोग्राम कहाँ से आता है, तो देखो किलोग्राम क्या हुआ, तो पेरिस जो है, पेरिस फ्रांस, पेरिस में, जेनेवा में, तो वहाँ पर पेरिस में एक म्यूज़ियम है। तो उस म्यूज़ियम में एक्चुअली एक रखा हुआ है स्फेयर जो बना हुआ है प्लैटिनम और इरिडियम का। किसका बना हुआ है, प्लैटिनम और इरिडियम का। और हमने उसको लिया और हमने बोल दिया कि कल से इसका जितना भी मास है
इतने मास को हम लोग कल से 1 किलोग्राम बोला करेंगे। फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या सब्सटेंस है, चाहे वो टमाटर ले लें आप, चाहे आलू ले लें, चाहे आप अपने आप को ले लें, कोई भी सब्जी, आप पत्थर ले लें, कि मतलब जितना इस गोले का मास है उतने मास को हम लोग 1 किलोग्राम बोला करेंगे और ये यूनिट डिसाइड कर दी गई। ठीक है, अगर उसका मास कम ज़्यादा भी ले लेते तो उतने को हम 1 किलोग्राम बोलते, वो गलत नहीं होती, क्योंकि हमने डिसाइड किया भाई आपका नाम, कुछ नाम है आपका, तो आपका नाम गलत हो, अगर आपका नाम जो भी, जैसे मेरा नाम आशीष है तो मेरा नाम आशीष की जगह अगर कल को मेरे पापा मेरा नाम अभिषेक रख देते तो क्या मैं गलत हो जाता? यूट्यूब मुझे भगा देता, नहीं तुम्हारा नाम गलत है, अभिषेक नाम है, तुम यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकते। ऐसा तो नहीं है, नाम तो नाम है, कुछ भी रख सकते हैं। तो वैसे ही यूनिट्स भी हैं, तो यूनिट्स में कितना होगा ये भी हमने खुद ही डिसाइड कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते थे, अब नहीं कर सकते क्योंकि अब ये स्टैंडर्डाइज हो चुका है। तो आपने ले लिया कि इतना मास है और इतने मास को हम लोग कल से किलो की जगह सिलो नाम रख देते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने बोला नेमिंग सिस्टम है, नेम कुछ भी आप ले सकते थे, लेकिन एक बार जो नाम ले लिया गया अब वही नाम चलने वाला है। ठीक है, तो अब आपने किलो का लिया कि प्लैटिनम इरिडियम से बना एक स्फीयर जिसका जो भी मास है उसका, जो कि पेरिस के म्यूजियम में रखा हुआ है और कंट्री के हर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उसकी कॉपी भी रखी होती है, जैसे इंडिया में भी बेंगलोर में रखा हुआ है। ठीक है, तो उसका जो भी मास है उसको हम 1 किलोग्राम लिया करेंगे, तो पूरे यूनिवर्स में सब लोग 1 किलोग्राम को उतना ही लेते हैं कि उतने को यूनिट मान लिया गया, अब उसको 1 किलोग्राम मानते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे मीटर, तो मीटर भी क्या है कि वहाँ पर ये कि प्लैटिनम इरिडियम से एक रॉड बना ली गई, उसकी एक लेंथ है, जितनी मीटर आप लोग देखते हो, जो मीटर आप देखते हो तो उतनी ही लेंथ है उसकी, और उसी को रेफरेंस लिया गया है। उसको क्या लिया गया? रेफरेंस, की सब लोग इसी से कंपेयर करेंगे। ये जो है ये हमारी यूनिट है और इसका जो मास है ये क्या है, लेंथ जो है दैट इज़ 1 मीटर, कि आज से हम लोग इसको 1 मीटर माना करेंगे और ये 1 मीटर चलेगा। ठीक है, तो अब सब लोग, पूरी दुनिया उतनी लेंथ को 1 मीटर मान लेती है और उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें चलती रहती हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को करते हैं, हम लोगों ने यूनिट्स डिसाइड की। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि सेकंड की हम बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो टाइम की भी हमने यूनिट डिसाइड की, खुद डिसाइड की। हमने क्या किया, हमने बोला जो एटॉमिक क्लॉक है, तो एटॉमिक क्लॉक पे कुछ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस फिक्स किए और बोले इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन करने में एटॉमिक क्लॉक को जितना टाइम लगता है उतने टाइम को हम बोलेंगे 1 सेकेंड। अब कोई पूछ रहा होगा सर कितने वाइब्रेशन, तो बेटा वो मुझे याद नहीं है, आप गूगल कर लीजिए, वो एक 9 डिजिट का कुछ नंबर है जो कि मुझे 10th क्लास में याद था, अब तो नहीं याद। ठीक है, आप देख सकते हैं उसको। तो इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन करने में जितना भी टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फंडामेंटल यूनिट जितनी भी थी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी 7 यूनिट्स हैं, वो सब हमने डिसाइड कर ली। अब उन्हीं से कंपैरिजन करते हैं हम और ऐसे ही हमारी यूनिट बनाई गई हैं। आई होप कि आप लोग को बात ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से अब जो क्या हुआ, अब आप देखते होंगे, अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखा हो तो आप अगर देखते हैं तो उसमें देखे होंगे, अगर आप एनाकोंडा की लेंथ, कल को वो एनाकोंडा पकड़ लेते हैं या कुछ भी पकड़ लेते हैं, तो उसका जब मास और लेंथ वगैरह वो बताते हैं तो वो जनरली फीट में बताते हैं, मास बताते हैं तो पाउंड में बताते हैं। तो एक्चुअली अभी जो हमारा, अब इसके लिए बोलते हैं एसआई सिस्टम, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसे बोलते हैं, तो एसआई सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ जो यूनिट्स है, तो उसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में, जैसे अब आप देखते हैं लेंथ की कई यूनिट्स हैं आज के टाइम पे, लेंथ की फुट भी होती है, सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है। तो ये हुआ कि मैं जैसे मान लीजिए कि एक इंडिया का लड़का है, मान लो वो इंडिया में पढ़ता है, कल को वो अमेरिका चला जाता है, अब उसकी आदत है यहाँ पर मीटर में और किलोग्राम में डील करने की, वहाँ पे कल को कोई दूसरी यूनिट चल रही है तो उसको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों को ना फेस करनी पड़े सोसाइटी को, इसलिए हमने क्या किया, एक एसआई सिस्टम बनाया। तो एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कि मतलब पूरे यूनिवर्स ही बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी तक हम ही लोग हैं दुनिया में। तो यूनिवर्स मतलब पूरे अर्थ पे, तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप जाएँ तो एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट हो वो सेम यूज़ हो। तो जैसे लेंथ के लिए मीटर है इस समय, मास के लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड है। तो अब तक 3 टाइप के सिस्टम आ चुके हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला सिस्टम आया था हमारा, दैट वाज सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को करेंगे ग्राम में और टाइम को करेंगे सेकेंड में। तो दिस इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। लेकिन सीजीएस सिस्टम में क्या था, यूनिट्स बड़ी छोटी थी, तो इसके बाद फिर इसको हटा के और इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरा सिस्टम लेके आए, दैट वाज
FPS सिस्टम। क्या बोला है? FPS सिस्टम। FPS फॉर फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। हम लेके आए फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। लेकिन इसके बाद फिर ये भी हमको थोड़ा छोटा लगता था, ये ज़्यादा हमें इफेक्टिव नहीं समझ में आया, तो इसके बाद फिर हमने इसको भी चेंज कर दिया और चेंज करके अब जो करंट में जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, तो हमारा MKS सिस्टम जो है, तो MKS जो है वो करंट सिस्टम है। MKS स्टैंड्स फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो ये जो MKS सिस्टम है ये हमारा करंट में जो सिस्टम यूज़ कर रहा है, जो SI सिस्टम इस समय चल रहा है, जो इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम जो चल रहा है इस समय जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ MKS सिस्टम। इसीलिए आप अपने फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उनमें जो भी आपको आंसर देना होगा वो MKS सिस्टम में देना होगा। याद रखिएगा, आपकी बार तो ऑब्जेक्टिव है तो कोई बात नहीं, वरना अगले साल लेकिन जब आप 10th में जाएंगे तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव पेपर होगा, या इस साल भी फाइनल एग्जाम तो सब्जेक्टिव ही होंगे, तो वहाँ पर जो आपको आंसर देना होगा दैट शुड बी इन MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। यानी जो लेंथ होगी उसका आंसर आपको मीटर में देना होगा, जो मास होगा उसका आंसर जो आपको होगा वो किलोग्राम में देना होगा, और जो टाइम होगा उसका जो यूज़ करेंगे आप किसका यूज़ करेंगे? सेकंड का यूज़ करेंगे। आ रही बात समझ में? तो करंट में जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ MKS सिस्टम। इससे पहले दो सिस्टम आए थे CGS और FPS, जिनका अब हम यूज़ नहीं करते हैं, अब हम MKS सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो करंट में जो SI सिस्टम अगर आ गया, व्हाट इज़ द SI सिस्टम, विच SI सिस्टम इज़ यूज्ड, तो आप आंसर देंगे MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इसके पहले जो आए थे वो था CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, और दूसरा जो आया था उसके बाद FPS सिस्टम यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, लेकिन करेंटली यूजिंग जो सिस्टम है दैट इज़ MKS सिस्टम यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ओके, तो अगर आप देखें तो मैंने आपको बोला था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था कि जो हमने दो चीज़ों की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं और फिजिकल और उनकी यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए यूनिट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स, एक होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मैंने आपको बताया था कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी जो यूनिट होती हैं वो हमने स्टैंडर्ड खुद से डिसाइड करी, उनका एक रेफरेंस बनाया अपने मन से और उसको हमने डिसाइड किया कि इतने को हम ये माना करेंगे, इतने को ये माना करेंगे। तो ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स में आती हैं जिनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है और उनका एक प्रॉपर रेफरेंस है हमारे पास। ठीक है, दूसरी आती हैं डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो पहले फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। तो यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद आता है डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट की बात करें तो दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय रेजिंग सम पावर्स ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। ऐसी यूनिट जिनको फंडामेंटल यूनिट पर कुछ पावर्स लगाकर ऑब्टेन किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। जैसे फंडामेंटल यूनिट जो हो गई लेंथ की वो हो गई किलोग्राम मास। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो लेंथ की जो यूनिट हो गई दैट इज मीटर। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज डिसाइडेड टू बी मीटर। लेकिन अगर हम बात करें सेंटीमीटर की तो सेंटीमीटर क्या होता है, तो हम सबको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, या अब हम बोल सकते हैं सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। तो हमने क्या किया, मीटर के ऊपर -2 की पावर लगाई 10 की मल्टीप्लाई करते हुए और हमें कौन सी यूनिट मिल गई, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर एक डेराइव्ड यूनिट हो गई। किलोमीटर की हम बात करें तो मीटर जो होता है उस पर 10 की पावर 3 कर दी जाए, मीटर का 1000 गुना कर दिया जाए तो जो यूनिट आती है दैट इज किलोग्राम। तो किलोग्राम एक क्या हो गई, डेराइव्ड यूनिट हो गई। मिलीमीटर, सेंटीमीटर,
डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये सारी हमारी क्या हो गई, डेराइव यूनिट्स हो गई, क्योंकि हम क्या करते हैं, इन यूनिट्स को मीटर के ऊपर एक पावर लगाकर ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे यूनिट जिनको फंडामेंटल यूनिट में कुछ पावर्स लगाने के बाद ऑब्टेन किया जाता है, वो सारी कहलाती हैं डेराइव यूनिट, बिकॉज ये सारी फंडामेंटल से डेराइव की गई हैं। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि एक ही, जिसे आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि हम लोग का सेशन थोड़ा सा लेट चल रहा है, तो जैसे आप लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट आती है दैट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर और सेकंड को मिलाकर एक यूनिट बनाई गई जिसे हम कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या फंडामेंटल यूनिट से बनाई गई है, तो ये एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये कैसी है, डेराइव्ड यूनिट है, जिसको मीटर और सेकंड से डेराइव किया गया है। ठीक है, तो हमारी फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं वो 7 हैं, आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपके सामने लिखी हुई है मीटर, अच्छा ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, और उसके पहले जो लिखा हुआ है वो उसकी फंडामेंटल यूनिट लिखी गई है। ठीक है, तो हमारी जो पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो दैट इज़ लेंथ, और उसकी यूनिट होती है मीटर। दूसरी हमारे आती है फिजिकल क्वांटिटी मास, तो मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम। इसके बाद तीसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल आती है टाइम, टाइम की यूनिट है सेकेंड। इसके बाद चौथी जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आती है ऐसी, अच्छा फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे अगर मैं घड़ी देखूं तो मेरे हिसाब से भी टाइम 3 बजे होंगे, अगर तो किसी दूसरे इंसान से पूछोगे तो उसके हिसाब से भी समय 3 बजे होंगे, बशर्ते उसको टाइम देखना आता हो। ठीक है, तो 3 ही बजे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं भारी हूँ तो मेरे लिए 3 बजे हैं, कोई हल्का है तो उसके लिए 1 बजा हुआ, ऐसा नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर मौसम कैसा है, बाहर गर्मी है, धूप है, तो टाइम बदल जाएगा क्या, उससे नहीं, जो टाइम है वो वही रहेगा। जो टाइम है वो किसी और चीज़ की, या बड़ी घड़ी लगा दी आपने तो उसमें ज़्यादा टाइम बताएगा, और जो छोटी घड़ी लगा दी तो उसमें कम टाइम बताएगा। ऐसा तो नहीं होता, घंटा घर वाली घड़ी में भी वही टाइम बताता है जो आपके घर की घड़ी में बताता है। ठीक है, घंटा घर जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, कानपुर के रेलवे सेंट्रल स्टेशन को घंटा घर कहते हैं। ठीक है, वरना बोलते सर ये घंटा घर क्या है। ठीक, तो इस तरह से तो हमारी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो यूनिट्स होती हैं वो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हैं जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे किसी चीज़ की लेंथ है तो उसकी लेंथ उसके बाकी मास, टाइम और इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता। जो लेंथ है वो लेंथ उसकी अपनी इंडिविजुअल है, वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी से डिपेंडेंट नहीं हो सकती, वो किसी पे डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स की हम बात करें तो चौथी हो गई फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, और उसकी यूनिट होती है एम्पियर। अगली फिजिकल क्वांटिटी जो 5वीं आती है दैट इज़ टेम्परेचर, और टेम्परेचर की जो यूनिट है हमारी वो है केल्विन। अब कोई बोलेगा सर डिग्री सेल्सियस है, तो नहीं भैया, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो एसआई सिस्टम में नहीं है। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो उसकी वो होती है केल्विन, हम केल्विन में मेजरमेंट करते हैं। अगली आती है यूनिट कैंडेला, तो कैंडेला बोलोगे आप क्या होता है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोलते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी हो गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और जो उसकी यूनिट हो गई दैट इज़ कैंडेला। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, तो बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हम बात करें तो जैसे अगर आप इस बोर्ड को देख रहे हो तो इस बोर्ड में जैसे अगर मैंने एक बल्ब जलाया तो ब्राइटनेस इतनी है, मान लो 2 बल्ब जला दूंगा तो ब्राइटनेस और हो गई, 3 बल्ब जला दिए तो ब्राइटनेस और हो जाएगी, 4 बल्ब जला देंगे तो ब्राइटनेस और हो जाएगी। तो ब्राइटनेस कैसे बढ़ रही बेटा, ब्राइटनेस ऐसे बढ़ रही है कि जैसे जैसे मैं बल्ब जलाता जा रहा हूँ तो इसके ऊपर पड़ने वाली जो एनर्जी है सरफेस पे उसका अमाउंट लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसे ही हम इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया, कि 1 यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी गिर रही है, उस अमाउंट को जो मतलब वही फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी बन गई यहाँ से, उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज कैंडेला। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट हमारा आता है ये केमिस्ट्री की फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज मोल, जिसे हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, तो जो यूनिट हो गई वो हमारी हो गई मोल, और मोल की जो फिजिकल क्वांटिटी हो गई वो हो गई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि अगर हम बात करें कि मान लीजिए जब आप दूध लेके आते हैं तो लीटर में लेके आते हैं, लंबाई नापते हैं तो मीटर में नापते हैं, लेकिन जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो जब ए ने बी से रिएक्ट किया तो सी बन गया, तो अब कितने ए ने कितने बी से रिएक्ट किया तो कितना सी बन गया, तो हम इसको मोल्स में
मेज़र करते हैं, जो वहाँ पर यूनिट यूज़ होती है वो मोल हम ये बोलेंगे 1 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ H2SO4 टू गिव्स whatever the प्रोडक्ट, मतलब सोडियम सल्फेट बनेगा एक्चुअली इसमें, तो गिव्स 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट प्लस 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारी जो यूनिट है मोल जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, कि कोई भी अमाउंट कितना किससे रिएक्ट कर रहा है। तो केमिस्ट्री की दुनिया में हम मोल यूनिट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई, जिनको आपको रट्टा मार लेना है, क्योंकि खाली क्लास 9th में नहीं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, बाकी SSC, रेलवे बोर्ड, कहीं पर भी आप जाएंगे तो वहाँ हर जगह पर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमारी आती है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट मत बोलिएगा, करंट गलत होता है, क्योंकि करंट तो ओशन में भी आती है, समुद्र में भी करंट्स आती हैं, तरंगे जिन्हें बोलते हैं। हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट की। कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक करंट का वर्ड यूज़ करना है, टर्म यूज़ करना है, तो यू ऑलवेज से इलेक्ट्रिक करंट, नॉट करंट, बिकॉज करंट तो बहुत जगह समुद्र में भी आती हैं, नदी में भी आती हैं। ठीक है, नदी में तो खैर नहीं आती, खैर मुझे मतलब नहीं उससे। तो ये हैं, तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई, और इनकी जो यूनिट्स हैं वो हमारी हो गई फंडामेंटल यूनिट्स। इसके बाद डेराइव्ड यूनिट्स, मैंने आपको बताया कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनके ऊपर वेरियस पावर्स लगाकर जो हम यूनिट्स बनाते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? डेराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। जैसे स्क्वायर एरिया की बात करें तो एरिया क्या है? लेंथ की ही फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ, 2 लेंथ होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाती हैं, तो क्या बनता है? किसी सरफेस का एरिया बनता है। तो एरिया जो हो गया वो एक नॉन फंडामेंटल या डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। जो फंडामेंटल होती हैं उनको इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो एरिया हो गई एक डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, और उसकी जो यूनिट होती है हम सबको पता है क्या होती है? स्क्वायर मीटर होती है। क्या होती है? स्क्वायर मीटर होती है। तो आपने देखा मीटर जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके ऊपर पावर लगाने के बाद हमको जो इसकी यूनिट मिल गई, तो स्क्वायर मीटर जो यूनिट हो गई वो हमारी कैसी यूनिट हो गई? एक डेराइव्ड यूनिट्स हो गई। कैसी यूनिट हो गई? डेराइव्ड यूनिट हो गई, बिकॉज हमने इसको फंडामेंटल यूनिट के ऊपर पावर लगाकर बनाया। मीटर क्यूब हो गई, वॉल्यूम की जो यूनिट हो गई ये भी एक डेराइव्ड। तो कुछ भी, खाली ये जो मेन हमारी 7 यूनिट्स हैं, इनके अलावा जितनी भी यूनिट्स आप पढ़ोगे वो सारी कैसी हैं? डेराइव्ड यूनिट हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये सामने आप चाहें ठीक है, तो आप चाहें तो 1 सेकंड रुक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने पूरी जो यूनिट्स हैं सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, उनकी यूनिट्स लिखी हुई हैं, और साथ में उनके सिंबल्स भी लिखे हुए हैं कि किस सिंबल से किस यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी उनकी फंडामेंटल स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, और ये उनके सिंबल्स हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स जो कि हमने बात कर ली। लेकिन ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जैसे क्लासिफिकेशन वेरियस लेवल्स पे किया जा सकता है, तो ये जो अभी हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे यूनिट्स का और फिजिकल क्वांटिटीज़ का, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, की उन कैसे बनी है, उनकी स्टार्टिंग कैसे हुई है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन था। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन ओरिजिन का ना बेस पे, अगर डायरेक्शन वगैरह के बेस पे करें तो दूसरा क्लासिफिकेशन आता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं उनके प्रीफिक्स और सफिक्स की हम बात कर लेते हैं। तो अच्छा, नाम आप सभी जानते होंगे, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको किसी वर्ड के आगे लगा दिया जाए, प्रीफिक्स पहले लगा दिया जाए तो नए वर्ड्स बनते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, और सफिक्स मतलब किसी मेन वर्ड के लास्ट में लगा दिया जाए, बाद में लगा दिया जाए, तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं सफिक्स, है ना। तो प्रीफिक्स होते हैं, तो कुछ प्रीफिक्स लगाकर कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्स हैं कि उसके बेस पे उस हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो फंडामेंटल यूनिट है उसके कितने पार्ट किए गए हैं या कितनी पावर लगाई गई है। जैसे अगर मैं बात करूं तो कुछ मैं लिख देता हूं, इनको नोट करिएगा। आपने बचपन में ऐसे पढ़ा होगा, बहुत लोग नहीं भी पढ़ते हैं, तो देख लीजिए। जैसे आपने देखा होगा मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, ये सब हमारे प्रीफिक्स हैं। क्या है? प्रीफिक्स है। अब बोलोगे कैसे प्रीफिक्स हैं? तो बेटा एक बात बताओ, आपने मिलीमीटर भी सुना होगा,
मिलीलीटर भी सुना होगा और मिलीग्राम भी सुना होगा। तो यहाँ पर मिली कोई यूनिट नहीं होती है, मिली सिर्फ एक प्रीफिक्स है जो किसी भी फंडामेंटल यूनिट में लगाने पर एक उसके पार्टीजन को बताता है। जैसे अगर आपसे बोल दिया गया मिली, तो मिली के अगर आगे आपने मीटर लगा दिया तो मतलब मिलीमीटर बन गया। तो मिलीमीटर कैसी यूनिट हो गई कि मीटर का 1000वां पार्ट जो होगा, 1000th पार्ट जो होगा, दैट विल बी 1 मिलीमीटर। अगर मिलीलीटर बोल दिया तो यानी कि 1 लीटर का जो 1000वां पार्ट जो बनेगा, दैट विल बी 1 मिलीलीटर। या आपने मिलीग्राम लगा दिया, मिलीग्राम भी होता है, तो मिलीग्राम का मतलब क्या हो गया कि 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा जो भी बनेगा, दैट विल बी 1 मिलीग्राम। सेंटी की बात की तो सेंटीमीटर भी होता है, सेंटीग्राम भी होता है, सेंटीलीटर भी होता है। सेंटीमीटर का मतलब मीटर का 100वां पार्ट, सेंटीग्राम का मतलब ग्राम का 100वां पार्ट, और सेंटीलीटर का मतलब लीटर का 100वां पार्ट। ठीक है। डेसी की बात करें तो डेसी मीटर भी होता है, डेसी लीटर भी होता है, डेसी ग्राम भी होता है। डेसी मीटर का मतलब मीटर का 10वां पार्ट, डेसी लीटर का मतलब लीटर का 10वां पार्ट, और डेसी ग्राम का मतलब ग्राम का 10वां हिस्सा। 1 ग्राम का जो भी 10वां पार्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, डेसी ग्राम कहलाएगा। ऐसे डेका 10th टाइम, ये लार्ज। अच्छा, ये जो क्या है, ये स्मॉलर यूनिट, मतलब यूनिट को छोटा करते हैं। इसका मतलब है 10 की पावर -3, इसका मतलब है 10 की पावर -2, और इसका मतलब है 10 की पावर -1। इसके बाद तो सीधे मेन यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मेन यूनिट आएगी मीटर किलोग्राम जो भी है, मीटर लीटर्स जो भी है। अब इसके बाद है डेका। तो डेका होता है यूनिट को बड़ा करने का तरीका। कहीं डेका लगा दिया आपने तो डेका मीटर भी होता है, डेका लीटर भी होता है, डेका ग्राम भी होता है। तो डेका मीटर का मतलब मीटर का 10 मतलब मीटर का 10 गुना। 1 मीटर लिया, उसका 10 गुना जितनी भी लेंथ बनेगी वो 1 डेका मीटर कहलाएगी। तो डेका का मतलब सिर्फ है 10 की पावर 1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना बनेगा वो नई डेका ऑफ दैट यूनिट हो जाएगा। हेक्टो 10 की पावर 2 मीटर है, तो हेक्टोमीटर 1 मीटर का 100 गुना, हेक्टोलीटर 1 लीटर का 100 गुना, हेक्टोग्राम 1 लीटर का 100 ग्राम, 100 गुना, 1 लीटर का 100 गुना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हेक्टो कहलाएगा। तो हेक्टो ये सब प्रीफिक्स हैं, किसी भी यूनिट में आप लगा देंगे तो उस यूनिट के उतने गुने हो जाएंगे। ये नीचे की ओर छोटे पार्टीशन करते हैं, इसलिए पावर देखो माइनस में लगी है। और ये किलो 10 की पावर 3, किलोमीटर 1 मीटर का 1000 गुना, किलोग्राम 1 ग्राम का 1000 गुना। आप सबको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। किलो लीटर 1 लीटर का 1000 गुना, दैट इज किलो लीटर। तो ये आपने 10 की पावर 3 से किसी भी यूनिट में आप मानते हो तो ये सफिक्स लगते हैं, तो इसे किलोग्राम भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, किलो लीटर भी हो सकता है। आप समझ जाते हैं कि 1000 गुना होगा। तो ये सारे किसी भी यूनिट्स के आगे सफिक्स प्रीफिक्स लगाए जाते हैं, और प्रीफिक्स से उस फंडामेंटल यूनिट को उतने ही टाइम्स कर लिया जाता है। तो किसमें कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए, बिकॉज आपका यूनिट कन्वर्जन आता है, और फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट 9th के बच्चों के लिए तो यूनिट कन्वर्जन ही बन जाता है, क्योंकि आपके आधे क्वेश्चन तो यूनिट कन्वर्जन के ही होते हैं। अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो आपको सवाल आता होगा, लेकिन क्योंकि आपको यूनिट कन्वर्ट करना नहीं आता इसलिए आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए यूनिट कन्वर्जन बहुत प्रॉपर्ली आना चाहिए, और यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको यूनिट्स में रिलेशन आना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ और यही है, इसके आगे भी होती हैं। जैसे कि हम बात करें किलो, किलो के आगे क्या होता है, मेगा 10 की पावर 6, इसके आगे क्या होता है, गीगा 10 की पावर 9 होता है, मेगावाट, गीगावाट, या मेगावाट गीगावाट कम समझ में आएगा, अभी एमबी बोलने तो ज़्यादा समझ में आएगा, मेगावाइट, गीगावाइट। इसके बाद क्या आता है, टेरावाइट, इसके बाद क्या आता है, योटावाइट, ठीक है, फिर जेटावाइट। तो बहुत होते हैं, सिर्फ एमबी तक नहीं होता, एमबी या जीबी तक नहीं होता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेगा या किलो बाइट जानते हो ना, तो किलो सिर्फ ग्राम नहीं होता, किलो बाइट भी, क्योंकि बाइट इज द मेन यूनिट। किलो बाइट का मतलब 1 बाइट का 1000 गुना जो भी स्पेस बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड किलो बाइट। आपने बोला मेगाबाइट, तो मेगाबाइट का मतलब क्या हुआ कि 1 बाइट इंटू 10 की पावर 6 जो जितना भी स्पेस बनेगा वो कहलाएगा 1 MB कहलाएगा, 1 मेगाबाइट कहलाएगा। 1 GB
गीगाबाइट, तो बाइट मेन यूनिट हो गई, जीबी, गीगा मतलब 10 की पावर 9 कर दें, तो यानी कि बाइट का 10 की पावर 9 टाइम जो भी स्पेस बनेगा दैट विल बी कॉल्ड 1 गीगाबाइट। तो इस तरह से हम किसी भी ये जो प्रीफिक्स होते हैं इनको लगाकर किसी भी यूनिट को बड़ा बना सकते हैं या उसको छोटा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बड़े के, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, यहाँ तक। इसके पहले डेसी, मिली सेंटी, और इससे भी छोटे होते हैं। ये तो बहुत बड़ी मिली, बहुत बड़ी यूनिट है। अब वायरस को मेजर करना है तो थोड़ा मिलीमीटर में नापोगे ना तो मिलियंस ऑफ वायरस 1 मिलीमीटर में चले आएंगे, और उससे भी ज़्यादा, सॉरी मिलियन तो बहुत कम हो गए, बिलियंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे भी छोटी यूनिट्स होती हैं, आइए बात करते हैं। तो मिली से छोटी होती है माइक्रो, माइक्रो से छोटी होती है नैनो, नैनो से छोटी होती है पिको, और एक और बीच में आता है एंगस्ट्रॉम, एक और आता है फर्मी, उससे भी छोटा, ठीक है। तो ये हमारे और छोटी होती हैं, जैसे मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, माइक्रो लगा दिया जाए किसी यूनिट में, चाहे वो माइक्रोग्राम हो, चाहे वो माइक्रोमीटर हो, चाहे माइक्रोलीटर हो, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, यानी कि उस यूनिट के 10 की पावर 6 टुकड़े किए जाएं, इसके बाद वो जो पिद्दी भर का जो टुकड़ा आएगा दैट विल बी कॉल्ड माइक्रोमीटर या माइक्रोग्राम या माइक्रोलीटर, ठीक है। इसीलिए आप जानते हैं वायरस वगैरह जो होते हैं उनकी लेंथ आप हम लोग किस में मेजर करते हैं, माइक्रोन्स में करते हैं। माइक्रो को शॉर्टकट में माइक्रोन भी बोलते हैं, और इसका जो सिंबल होता है दैट इज म्यू, ये एक यू के आगे डंडा, दिस इज कॉल्ड म्यू, म्यू, ठीक है। इसके बाद आता है नैनो, तो नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, ठीक है, यानी कि उस यूनिट के 10 की पावर 9 टुकड़े कर डालो। सोचो हालत खराब हो जाएगी आपकी, 10 की 9, जैसे एक पिद्दी भर का मिली उसके भी टुकड़े कर रहे हो, ठीक है। तो 10 की पावर 9, फर्मी 10 की पावर -15 पार्ट कर दीजिए आप, पिको 10 की पावर -12 पार्ट कर दीजिए आप, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है ए के ऊपर छोटा सा गोला लगाया जाता है, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 पार्ट, ठीक है। तो बाकी ये प्रीफिक्स हैं, तो ये किसी भी जैसे मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम तो एंगस्ट्रॉम ही होता है, और फर्मीमीटर या कुछ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे मिलीलीटर, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, माइक्रोमीटर कुछ भी हो सकता है, बस आपको मतलब है कि जो भी आगे यूनिट लगी है उसके उतने डिवीज़न कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरियस प्रीफिक्स लगाकर आप यूनिट्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आप याद कर लीजिए। तो ये तो आप 10 की टेबल से 3 की टेबल याद हो जाती है, गाना याद, मुझे तो ऐसे ही याद है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, 3 का पारा चलता है, तो 3, 6, 9, 12 माइनस है, तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी ये तो आपको सीरियल से रटा होना चाहिए, तो इनको आप रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब हमारे स्टैंडर्ड प्रीफिक्स हैं। ये देखिए टेबल बनी हुई है, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझा दिया है मैंने आपको। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया है ये। तो ये आप याद कर लीजिए, जैसे एक्सा, पेटा, टेरा, देखो ये टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, हाँ फेम्टो, फर्मी नहीं फेम्टो, तो फेम्टो इज इक्वल टू 10 की पावर -15, इसके बाद एटो आएगा, फिर आगे आते चले जाते हैं, बहुत आगे तक आपको नहीं जाना है, बस फेम्टो तक काफ़ी है। बस इसमें एंगस्ट्रॉम एक अलग से होती है, 10 की पावर -10 को हम एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एक के आगे 0 एंगस्ट्रॉम, तो इसको याद कर लेना क्योंकि इसका क्वेश्चंस में एंगस्ट्रॉम यूनिट जो होती है वो यूज़ होती है, तो एंगस्ट्रॉम को भी याद कर लीजिएगा। तो ये वेरियस प्रीफिक्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं यूनिट्स को, डेराइव्ड यूनिट्स को बनाने के लिए। तो ये हो गया। तो यूनिट कन्वर्जन है कि आप कैसे करेंगे, तो इस तरह से आप यूनिट्स को आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और बात करेंगे यूनिट्स के बारे में, छोटा सा लेक्चर लेंगे, और वो है हमारा ओके। तो अब हम बात करेंगे यूनिट्स का दूसरे बेस पे। अभी हम बेसिक मतलब उनके ओरिजिन के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे। अगर ओरिजिन की बात ना की जाए
तो हम अगर डायरेक्शन वगैरह की बात करें तो क्वांटिटीज़ को बात नहीं, हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें और चाहे उनकी यूनिट्स की बात करें तो दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़, अगर मेरी स्पेलिंग गलत हुई यार तो सही कर लेना, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ। स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो एक तो उधर वो हो गया, अब ये दूसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है क्वांटिटीज़ का। तो पहला आता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा आता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से पहले आपको एक टर्म समझने की ज़रूरत है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार बच्चों को पता नहीं होता कि आखिर ये मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किसी भी चीज़ की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाती है। क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड कहलाती है। जैसे कि आप 3 लीटर दूध लाए तो जो 3 है वो उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे मैं बात करूं कि मैं 70 साल का हूं, ठीक है, तो अगर मैं 70 साल का हूं तो जो 70 है वो मैग्नीट्यूड है, और मैं ईयर्स का हूँ 70, तो जो ईयर हो गया दैट इज यूनिट। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को तो हम उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं और साथ में उसका यूनिट बताते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। आ रही बात समझ में? कोई गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी तो जो 70 हो गया, जो 70 नंबर हो गया, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में? आपने मान लीजिए कुछ भी कर लेते हैं, आपने 2 लीटर पानी पिया सुबह से आज, ठीक है, तो 2 जो हो गया वो मैग्नीट्यूड हो गया, लीटर इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। तो मैग्नीट्यूड आई होप समझ में आ गया होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट होता है उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आती है हमारी, वो उसका क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड कहलाती है। अब आते हैं हमारी स्केलर और वेक्टर में। तो देखिए, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होता है, और यूनिट तो हमेशा लगी होती है ऑब्वियसली, तो यूनिट के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। तो कई बार क्या होता है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड या आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड, those physical quantities which are dependent on the magnitude only are called scalar quantities। जैसे मैं बात करूं मेरे वजन की, तो मान लीजिए मैं 80 किलोग्राम का हूं, तो 80 किलोग्राम का हूं तो मैं 80 किलोग्राम 80 काफ़ी है। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है एक्चुअली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और कुछ को बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा वजन 80 किलो है, तो क्या मैं 80 किलो काफ़ी नहीं है बताने के लिए? क्या इसमें आप और भी कुछ जानना चाहते हैं कि सर आपका वजन 80 किलोग्राम कानपुर में, मतलब इलाहाबाद जाएंगे तो वजन मेरा 90 किलोग्राम हो जाएगा या 70 किलोग्राम हो जाएगा, फिर तो वेट लॉस करना बड़ा ईजी होता, ठीक है। या बोलेंगे सर 80 किलोग्राम सर नॉर्थ डायरेक्शन, तो क्या भैया वेस्ट डायरेक्शन में 70 किलो के हो जाएंगे? नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप लेंथ की बात करें तो बेटा अगर तुम्हारी कोई भी एक रस्सी आपने ले ली और उसकी लंबाई अगर मान लीजिए 10 मीटर है, तो बेटा चाहे नॉर्थ से वेस्ट मेजर करो, चाहे वेस्ट से नॉर्थ मेजर करो, चाहे नॉर्थ टू साउथ मेजर करो, चाहे जैसे मेजर करो, डायरेक्शन कुछ भी कर दो, रस्सी की लंबाई नहीं बदलने वाली। अगर ज़्यादा लंबी रस्सी चाहिए तो खरीद के लाओ, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, ये सारी हमारी स्केलर में आती हैं। किस में आती हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती हैं, और इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं। कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, क्योंकि फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन होता है।
फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन होता है, मैथ में तो माइनस का मतलब आप जानते हो कम और छोटा, या प्लस का मतलब और बड़ा, लेकिन फिजिक्स में प्लस और माइनस का बिल्कुल छोटे बड़े से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनस जो होती है वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता है फिजिक्स में, उसके नंबर से उसकी कितना बड़ा कितना छोटा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से अंदाजा लगाते हैं, बाकी और किसी चीज़ से नहीं, ठीक है। तो अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ पे, किस पे आते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ पे। तो ये क्या होती है, जस्ट मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगी, स्केलर कहलाएगी। वेक्टर बात करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है और साथ में क्या बतानी पड़ती है, डायरेक्शन बतानी पड़ती है। जैसे मान लो कि जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मान लो जितनी बहनें हैं तो मान लो उनका भाई जो है वो रेलिंग के किनारे खड़ा था, और जितने भाई हैं मान लेते हैं उनकी बहनें रेलिंग के किनारे खड़ी थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई बहन की लड़ाई तो बहुत ज़्यादा चलती है, पड़ती तो किसी के है नहीं, लड़ाई हमेशा होती है, भाई बहन की लड़ाई ना हो तो भाई बहन कैसे, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हम भी आपके यहाँ बैठे हुए थे, एकदम से आपके भाई का या बहन का जो कोई भी है आपका, तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो गिरने लगा तो मैंने आपसे बोला कि फोर्स लगाओ, तो अच्छा क्योंकि भाई बहन है तो ज़्यादातर मुझे लगता है धक्का, तो ज़्यादातर जो होंगे वो धक्का ही दे देंगे, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा ये क्या किया तुमने, तो बोलो सर आपने तो बोला था फोर्स लगाओ, हमने लगा दिया। तो कहेंगे यार बात तो खैर सही है, हमने बोला था फोर्स लगाओ। तो गलती वहाँ पर तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, मैंने बोला फोर्स लगाओ, मुझे ये बताना चाहिए था कि उसको पुश करो या पुल करो। तुम बोले सर आपने ये तो बताया नहीं था कि पुश करो कि पुल करो, हमने पुश कर दिया, आपने फोर्स के लिए बोला, हमने लगा दिया, बात खत्म। तो ऐसा नहीं है। तो फोर्स क्या है, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करती है। अगर मैंने बता दिया होता आपको कि पुश करो या पुल करो, पुल करना था तो जान बच गई होती, लेकिन अब हमने नहीं बताया तो आपने पुश कर दिया, फ़ायदा उठा लिया मौके का और छुटकारा पा लिया अपने भाई या बहन से, है ना। वैसे मुझे पता है तुम लोग ऐसे नहीं हो, तो प्लीज़ दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक, ऐसा घर पे करना नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसीलिए फोर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। जैसे आप कहीं जाते हो दरवाजों पे, तो कई बार कांच के दरवाजे लगे होते हैं, तो वहाँ पर हम जाते पहली बार तो कांच का दरवाजा कई बार दिखता नहीं है, तो नाक लड़ जाती है उस पर, बहुत ज़्यादा अगर क्लीन हुआ, खैर। लेकिन वहाँ पर नीचे लिखा होता है पुश और पुल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब मान लीजिए हिंज है, बाहर की तरफ हिंज है, तो आप बाहर की ओर आप पुल करते रहिए, बाहर से तो बाहर नहीं आएगा ना, तो आपको अंदर की ओर पुश करना पड़ेगा। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको अगर आपको बताना है तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन भी चाहिए और साथ में मैग्नीट्यूड ही चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा फोर्स हो गया, आई बात समझ में, फोर्स की बात कर ली हमने, और क्या हो गया, और इसकी फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई और एक्सेलरेशन हो गया। तो ये सब हमारी कैसे, और भी बहुत सारी हैं, तो ये जो हो गई हमारी, ये कैसी हो गई, वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गई, क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। अच्छा, अगर मैं स्केलर की बात करूं तो और भी हमारी जैसे डिस्टेंस हो गई, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, स्पीड हो गई, तो ये सब हमारी क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं जो स्केलर वाली होती हैं। वेक्टर वाली प्लस और माइनस दोनों हो सकती हैं। माइनस का मतलब फिजिक्स में छोटा नहीं होता, मैंने बताया। माइनस का मतलब होता है पॉजिटिव का अपोजिट डायरेक्शन। जैसे आपने इस डायरेक्शन को आपने प्लस मान लिया, तो कोई चीज़ इस डायरेक्शन में लग रही तो उसको माइनस, जैसे इधर की ओर फोर्स लग रहा, आपने बोला 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा, तो अगर इधर की ओर आप फोर्स लगाओ तो उसको -5 या -6-7, तो आपने कितना ज़्यादा फोर्स लगाया ये बात है। माइनस बताएगा कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है, फिनिश होता है, और उनकी जो यूनिट्स होंगी वो वेक्टर यूनिट्स हो जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसके साथ ही मेजरमेंट अब मैं ख़त्म करता हूँ। वर्नियर कैलिपर्स वगैरह पहले हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है, तो मैं लीस्ट काउंट वगैरह की बात नहीं करूंगा, बिकॉज आपके में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं करने वाला हूं, ठीक है।
अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग सीधे मोशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। हमारे चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मुझे आज पहला लेक्चर लिया मैंने फिजिक्स का, तो बताओ मुझे कि मेरे से पढ़ के कैसा लगा, और प्लीज़ हमारे साथ रेगुलरली कनेक्टेड रहिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे से पढ़ाते हुए चलूँगा। आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपने फिजिक्स पढ़ ली यहाँ से तो आपका पूरा थॉरली क्लियर हो जाएगा, और आप आगे जितना भी पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं, आप करिए। आपको कभी फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसलिए प्लीज़ आज सभी लोग 9th के जितने भी बच्चे हो आप लोग, या 10th के जो पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो क्लास रेगुलर लेते हैं और उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और सीखने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, मैसेज करिए हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं और अच्छा कंटेंट लाता रहूं। और हमारे लिंक वगैरह लगे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो उनको जाकर वहाँ पर पुरानी वीडियोस देखो। और इंस्टाग्राम वगैरह जो हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक, मैं भूल जाता हूँ यार बोलने में, ठीक है, तो उनको जाकर फॉलो करिए। वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करिए, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मुझे फॉलो करो यार आकर। और इतना ही रखते हैं आज के लिए। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।